अरे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके टेट के, सी टेट के, एस्टेट के और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। और ये इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस है ये आपके टेट के, सी टेट के, एस्टेट के और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो गंगा एक्शन प्लान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जो ये गंगा एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत कब हो रही है, तो आप कहोगे 1986 में। ठीक है, क्या हो रहा है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दौरान प्रधानमंत्री कौन है, किसने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, तो आप कहोगे राजीव गांधी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे राजीव गांधी है। इन्हीं के द्वारा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा के जल को शुद्ध करना, गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक के रूप में काम करता है। नीम है, देवदार है, चीड़ है या फिर ओक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। बताइएगा क्या हो जाएगा, जैविक कीटनाशक के रूप में काम कर रहा है। नीम है, देवदार है, चीड़ है या फिर ओक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। जो नीम का वृक्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए। बहुत सारे औषधीय फायदे होते हैं इस नीम के। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, नीम के दातुन जो है, नीम के दातुन किए जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे दांत हमारे सही रहते हैं, दांतों से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग नीम की पत्तियों को गर्म करके उसका जो जल है उसके जल को पीते हैं, उसके पानी को पीते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये अंदर से हमारे शरीर के रक्त को साफ करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग नीम की पत्तियों को पीस करके उसका लेप घावों पर लगाएं तो संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नीम के कई सारे औषधीय फायदे हैं और ये जैविक कीटनाशक के रूप में काम करता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। बताइएगा तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी, इसलिए कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो किस में, तो वो काली मिट्टी में होती है। जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक जो है वो काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये जो मिट्टी है ना, ये सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी है जिसमें सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो काली मिट्टी में सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। साथ ही याद रखेंगे जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। रेगूर मिट्टी कहते हैं, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है और ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। बताएंगे क्या जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत है जो सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। अच्छा, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें होती है, अगर इनमें पूछे सबसे अधिक हानिकारक कौन सी होती है तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे अल्ट्रावायलेट सी कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, आपसे पूछा जाए सूर्य की पराबैंगनी किरणों में सबसे हानिकारक कौन सी होती है तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ये सबसे हानिकारक होती है और इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन सी, समताप मंडल। देखो समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन परत अगर हम लोग बात करें
तो ओजोन परत जो है तो ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। और ओजोन परत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? समताप मंडल में देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत है। और ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सबसे खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो है ऑप्शन संख्या अल्ट्रावायलेट सी हो जाएगा। ठीक है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी कई बार ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको इसका वर्ष याद रखना है 1984 में। ठीक है, कब? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हो रहा है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हो रहा है। और कौन सी गैस का इसमें रिसाव हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसे हम लोग मिक गैस भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी कांड 1984, याद रखना। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? तो जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में। क्या हो जाएगा? तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है ना तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में गर्मियाँ पड़ती हैं। आपको पता है ना क्रिसमस कब मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को। क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में भारत में ठंडी पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में उसका ठीक उल्टा होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में ठंडी पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। क्या हो जाएगा? तो राकेश जो है वो कक्षा 5 का छात्र है और वो पर्यावरण शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को, होमवर्क को, गृह कार्य को पूरा नहीं करता है। ऐसे में सबसे सुधारात्मक कार्य क्या हो सकता है एक शिक्षक का? प्रधानाध्यापक को जानकारी देना, ठीक है, खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो है वो गृह कार्य को, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है या फिर जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसकी अनियमितताओं का कारण जानेंगे और जो भी समस्या है उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, समाधान करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव संरक्षण प्रदान करता है? बताइएगा क्या जाएगा? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस वन्यजीव को संरक्षण प्रदान करता है? क्या जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये गिर नेशनल पार्क है तो ये गिर नेशनल पार्क है कहाँ पर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। तो गिर नेशनल पार्क जो है तो ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे ये है गुजरात में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप कहोगे गुजरात में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। गैंडों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो गैंडों के लिए असम का काजीरंगा फेमस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो असम का काजीरंगा जो है तो वो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा गैंडों के लिए फेमस है। और गिर जो है तो ये गुजरात में और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित बताएंगे? क्या हो जाएगा? ग्रीन मफलर जो है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किसे? आप देखोगे शहरों में सड़कों के किनारे अगर हम लोग बात करें तो ये सड़क है और सड़कों के किनारे आप देखोगे दोनों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ लगाए गए रहते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं? तो ये पेड़ जो है तो सड़कों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, इस ध्वनि प्रदूषण को ये पेड़ रोकने का काम करते हैं। और इसी को क्या करते हैं? इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है तो वो पेड़ क्या करते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने का या रोकने का काम करते हैं और इसी को क्या करते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। तो ये किससे? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा क्या है? तो ये अपना प्यारा भारत है और इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है। आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही है? इसका मतलब पूर्व की तरफ बह रही है।
ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है या फिर सुवर्ण रेखा नदी है? क्या हो जाएगा, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है? ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, सिंधु नदी या फिर सुवर्ण रेखा नदी? क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी। तो ये क्या हो रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हो रहा है? तो अभी हम लोग सीटेट वाली क्लास कर रहे हैं। सीटेट में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और आपने पिछली क्लास से देखा होगा, तो आप इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो पिछली क्लास किए थे वहाँ पर हम लोगों ने स्थलाकृतियों के बारे में बात की थी कि नदियों के द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है, हिमानी के द्वारा किसका निर्माण होता है, पवनों के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो पिछली क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मेरी क्लासेस। जो भी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आता हूँ, फिर चाहे वो सीटेट के लिए हो, चाहे वो स्टैटिक जीके जीएस की हो, या फिर हिस्ट्री की क्लास हो, या फिर इस तरीके की एनवायरनमेंट की क्लास हो, तो जितनी क्लासेस को लाता हूँ तो उसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए। क्या हो जाएगा, तो हिमानी के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। हिमानी के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो यू आकार की घाटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यू आकार की घाटी का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे वी आकार की घाटी पूछा जाएगा तो वी आकार की घाटी आप कहोगे नदी के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, तो नदी के द्वारा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो ये प्रश्न भी हम लोग सीटेट वाली क्लास में कर चुके हैं। हम लोग इस समय सीटेट की ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं और उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं ना, तो ज़रूर देखिए। एनसीईआरटी बेस्ड वो क्लास होती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग वहाँ पर करते हैं। पूरी तरीके से एनसीईआरटी फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स को टारगेट करके चल रहे हैं, और वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। भूमंडलीय तापन की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, तो क्या कारण क्या है, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर वनों में वृद्धि? क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये क्या है, तो ये एक गर्म गैस है, और इसमें जब वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये एक गर्म गैस है, और जब इसमें वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो वैश्विक तापन अपने आप अधिक होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाएगी, बताइएगा। सबसे अधिक जैव विविधता आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जैव विविधता आपको वहीं पर देखने को मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर अधिक गर्मी अधिक वर्षा होगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अधिक गर्मी अधिक वर्षा कहाँ पर होगी, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। यहाँ पर आपको सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है और बहुत अधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है, लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर? बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा सागर जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है, लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपके एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सीटेट में तो पूछा ही गया है, टेट में पूछा ही गया है। बताएंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भूमध्य सागर की अगर हम लोग बात करें तो भूमध्य सागर से, याद रखिएगा, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? अगर आपसे बोले कि भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कौन सी, तो आप कहोगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कौन सी, तो जिब्राल्टर जल संधि कहोगे, जो क्या कर रहा है, जो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को? क्या करेंगे, बताइएगा। तो देखो 22 अप्रैल की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, तो 22 अप्रैल को याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और ओजोन परत के प्रति, ठीक है, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से, ओजोन परत के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, हीलियम नहीं, या फिर मीथेन नहीं? बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको याद होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड बात करेंगे तो ये भी ग्रीन हाउस है, मीथेन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी ग्रीन हाउस है गैस है, जल वाष्प की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी क्या है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको याद होने चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन है, तो वो हीलियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में किया जाता है, बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। जल है, डेसिबल है, न्यूटन है, नैनो इकाई क्या हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेसिबल हो जाएगा। और 60 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको क्या करते हैं, उसको शोर माना जाता है, याद रखेंगे। 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है, याद रखिएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो शाकाहारी क्या होंगे, प्राथमिक उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, अपघटनकर्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे जो शाकाहारी होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो उत्पादक नहीं होते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कर दोगे। ठीक है, शाकाहारी क्या होते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक नहीं होते, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या करते हैं, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कह देंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी बायोडीजल फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी बायोडीजल फसल है। कपास है, गन्ना है, आलू है, जट्रोफा है, कौन सी एक बायोडीजल फसल है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जट्रोफा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जट्रोफा जो है ये एक बायोडीजल फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस वर्ष आ रहा है, 1982 में आ रहा है, 1986 में आ रहा है, 1992 में आ रहा है, फिर 1996 में आ रहा है। क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1986 में आ रहा है, 1986 में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ रहा है। ठीक है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वो क्या है, मान लीजिए कोई प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, किसी कार्य को हम लोग कर रहे हैं और बार बार एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कानून कह सकते हैं, मूल संकल्पना कह सकते हैं, हम खोज कह सकते हैं या फिर सिद्धांत कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, तो उसको हम लोग सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे हम 2+2 कर रहे हैं तो 2+2 अब 4 आ रहा है, अब चाहे जितनी बार आप 2+2 करोगे 4 ही आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक सिद्धांत कह सकते हैं भाई, अगर 2+2 करेंगे तो 4 ही आएगा, 2+2 5 या 2+2 3 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी परिकल्पना को, किसी कार्य को आप बार बार कीजिए, बार बार टेस्ट कीजिए और बार बार टेस्ट करने के बाद भी अगर कोई गलत आंसर नहीं आ रहा है, एक ही निष्कर्ष पर अगर आप बार बार पहुंच रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक सिद्धांत कह सकते हो। ठीक है, जैसे न्यूटन ने दिया है, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने कहा जैसे जड़त्व का नियम दिया कि आप मान लीजिए किसी बस में आप क्या कर रहे हैं, आप बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और अचानक जो है बस वाला ब्रेक मार रहा है, तो फिर क्या होगा, पहले आपको आगे की तरफ झटका लगेगा और फिर पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो अब ये हमेशा होगा, जब भी कभी बस वाला ब्रेक मारेगा तो हमेशा आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपको पहले आगे की तरफ झटका लगेगा और फिर आपको पीछे की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो है 5 बार आपको आगे की तरफ झटका लगेगा और 5 बार आप अपनी जगह स्थिर हो गए, ऐसा नहीं होगा। जब भी ब्रेक लगेगी तब आपके साथ यही होगा। तो अगर बार बार किसी कार्य को करने पर, किसी प्रयोग को करने पर, किसी टेस्ट को करने पर आप एक ही रिजल्ट पर पहुंच रहे हो, तो आप उसको सिद्धांत कह सकते हो। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, विचार गोष्ठी और श्रुत लोक है, श्रुत लेख और दिया गया कार्य है, विचार गोष्ठी और कार्य योजना या फिर व्याख्यान और श्रुत लेख है। क्या हो जाएगा, तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है, सबसे अच्छी जो टीचिंग मेथड है वो क्या होगी, तो विचार गोष्ठी और श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब सुन करके लिखना, तो सुन करके लिखना ये कोई अच्छी शिक्षण विधि नहीं होगी। पता चला कि आप जिसका सुन करके लिख रहे हैं वो गलत लिख रहा है या गलत बोल रहा है, तो फिर आप भी गलत चीज़ों को सीखेंगे, गलत चीज़ों को लिखेंगे। तो श्रुत लेख जो है ये कभी भी एक उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं हो सकती। यहाँ पर भी आपको श्रुत लेख दिया है तो यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। व्याख्यान और श्रुत लेख, तो श्रुत लेख यहाँ पर भी दिया है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचार गोष्ठी और कार्य योजना, प्रोजेक्ट जो वर्क जो आपको दिया जा रहा है, विचार गोष्ठी और प्रोजेक्ट वर्क जो है, तो ये शिक्षण विधि का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, बताइएगा क्या जाएगा, तो कौन है इनमें से जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल होगा, हाइड्रोजन होगा, पेट्रोल होगा, कोयला होगा, कौन होगा, तो सबसे कम जो
पर्यावरण प्रदूषण करता है तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे हाइड्रोजन को। ठीक है, किसको, तो हाइड्रोजन कर दोगे, ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। ठीक है, संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में, तो बताइएगा। तो पांडा जो है संकटाग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा होते हैं, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, चीन में मिलते हैं या फिर ब्राज़ील में मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, आंसर कर दोगे, आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चीन में आपको दैत्याकार पांडा देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। अच्छा देखो, जो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है ना, उसको जीरोफाइट कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या करते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। और इनमें से कौन सा वृक्ष है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे कैक्टस को, नागफनी को। आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीले कांटे वाले जो है पेड़ पौधे, कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का वृक्ष है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, वरुण का, बुध का, शुक्र का, शनि का, क्या हो जाएगा। तो देखो, बुध और शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका तो कोई ग्रह ही नहीं है, इनके कोई भी अगर हम लोग बुध और शुक्र की बात करेंगे तो बुध और शुक्र जो है तो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है, तो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और इनके कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए इनको क्या करते हैं, इसलिए इनको निकृष्ट ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र को क्या करते हैं, तो निकृष्ट ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भी अपना, ठीक है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब बचा वरुण और शनि। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन है, टाइटन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, शनि के चारों तरफ क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, शनि के चारों तरफ क्या होते हैं, वलय पाए जाते हैं। और वलयों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 7 है। ठीक है, क्या है, तो शनि के चारों तरफ आपको वलय पाए देखने को मिलेंगे, और वलयों की संख्या क्या है, 7 है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर है, क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं, लेक सिटी कहते हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए जाएगा भोपाल है। ठीक है, क्या है, तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है तो इसको झीलों का शहर कहते हैं। शिक्षक की सबसे मूल्यवान निधि कौन सी होती है, सेवा है, वेतन है, गर्व है या फिर छात्रों का विश्वास है। तो शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या हो जाएगा, तो सेवा है, गर्व है, वेतन है या फिर छात्रों का विश्वास है। तो आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास जो है तो ये शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान है। ठीक है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जियो इकोसिस्टम में, अगर हम लोग बात करेंगे ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर शुक्र है, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे सूर्य है। ठीक है, भू पारिस्थितिकी में तंत्र में ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने एनवायरनमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से टेट, सी टेट, एस टेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।